Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. फरीदाबाद के अंदर बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है और राष्ट्रीय मुद्दे उठा रही है और मोदी के नाम पे बीजेपी उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं। ये अब उतना इजी गेम कृष्णपाल के लिए नहीं रह गया है। मुझे नहीं लगता है कि 6.25 लाख वोटों का जो मार्जिन है इस बार रिपीट होने वाला है। मैं लोकल मुद्दे कांग्रेस या बीजेपी कैंडिडेट नहीं कह रहा हूँ, मैं लोकल मुद्दे कह रहा हूँ। जनता उठा रही है। जब कैंडिडेट जनता के बीच जाता है तो जनता लोकल मुद्दे उठाती है। बात करते हैं राम मंदिर की, वो लोग कहते हैं पंचायत के चौपाल की। बड़े आश्चर्य की बात है कि हरियाणा में 9 साल तक शासन करने वाले जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी जब जब बात की है केवल मोदी की बात की है, उन्होंने अपने शासन की और दूसरी बात नहीं की है। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो केवल जुमले की बातें करते हैं। हकीकत जो हमारी समस्याएं हैं वो आम आदमी जो है वो 60 किलोमीटर के अंदर में उनको 2 टोल टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो लोग इन चीज़ों को भी देख रहे हैं और वो भी उसी आधार पर वो अपने फैसला करेंगे चुनाव में। देश में 6ठे चरण का लोकसभा मतदान होने को है और फरीदाबाद में ये मतदान 25 मई को होने वाला है। क्या ये फरीदाबाद के मुद्दे हैं लोगों के बीच में? जो फरीदाबाद के जो सीनियर पत्रकार हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या उनके अपने जो उनका मानना है कि किस तरह किन मुद्दों पर बीजेपी हावी है, किन मुद्दों पर कांग्रेस वोट मांग रही है और क्या रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव का फेट। बात करते हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से। पहले हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर शर्मा जी, जो दूरदर्शन न्यूज़ में रहे हैं। करीब 30 साल से ज़्यादा का इनका अनुभव रहा है। बात करते हैं शर्मा जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या फरीदाबाद इस बार चुनाव के लोकसभा चुनाव के मुद्दे हैं? देखिए, चुनाव के अंदर सबसे पहले तो कुर्सी की लड़ाई होती है। इस पे एक शायर ने भी कहा है, कुर्सी है तो नाक है, कुर्सी नहीं तो नाक नहीं, कुर्सी कुर्सी है दोस्तों कोई मजाक नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है कि कुर्सी की लड़ाई है। बड़ी शिद्दत से सभी पार्टियां जो है, मेन मुख्य कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने कड़ी टक्कर में हैं। फरीदाबाद के अंदर माहौल ये है कि साइलेंट वोटर बहुत ज़्यादा है और साइलेंट वोटर जो होता है बहुत ख़तरनाक भी होता है। वो ऐसे नतीजे निकाल के देता है कि आदमी सोचता है कि दिखाई तो ये दे रहा था और हो क्या गया। तो अल्टीमेटली क्या है कि फरीदाबाद के अंदर बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है और राष्ट्रीय मुद्दे उठा रही है और मोदी के नाम पे बीजेपी उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं। राम मंदिर क्या कोई फैक्टर है इस चुनाव? बिल्कुल है। हमने बहुत लोगों से बात की है, मैंने खुद बात की है, बड़े बड़े अच्छे व्यापारियों के ग्रुप से, एडवोकेट जो थे टैक्स बार एसोसिएशन के, मैं वहाँ भी गया था। 15 वकीलों से मैंने बात की थी। उसमें 15 में से 13 लोगों ने ये कहा था कि हम मोदी ने जो देश की रफ्तार पकड़ ली है और बना दी है उस पे ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। देश हित के लिए हम मोदी को चुनेंगे क्योंकि ये स्थानीय मुद्दों का इलेक्शन नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दों का इलेक्शन है। इसमें राष्ट्रीयता प्रमुखता से देखी जानी चाहिए। ये तो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, लेकिन जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि मुफ्त अन्न योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना, उसमें ऐसे मैंने गरीब तबके के लोगों से बातें की हैं। उनके मन में ये है कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो उनका राशन बंद हो जाएगा। तो उनको काफ़ी बेनिफिट है। उन्हें सरसों का तेल भी मिलता है, उन्हें गेहूं भी मिल रहा है, उनका कहना है कि बाजरा भी मिलता है। हमें कभी चक्की पर अपने परिवार के लिए पैसा निकाल कर आटा खरीदने नहीं जाना पड़ा। तो ऐसे में जो है हम उसका एहसान चुकाएंगे, हम मोदी के नाम पे वोट देंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार को या कांग्रेस जो अपना घोषणा पत्र जारी करा है, कांग्रेस कह रही है बहुत सारी जन कल्याणकारी नीति हैं, क्या वो आम जनता तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल पहुंच रही हैं, वो भी पहुंच रही हैं। इसमें पता क्या है, बदलाव की बात आ रही है। बदलाव, चेंज मतलब जैसे कि हम अपने घर में होते हैं, अगर हफ्ते में एक ही सब्जी बार बार परोस दी जाए हमें, तो हम भी अपनी वाइफ से भिड़ मिलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से लोग अब थोड़ा सा चेंज भी चाहते हैं। 10 साल का अरसा हो चुका है, 10 साल के अरसे के अंदर लोग कहते हैं कि थोड़ा चेहरा बदला होना चाहिए। कई मुद्दों पे, कई बातों पे या स्थानीय विकास के नाम पे उम्मीदवार से वो खफा भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ टक्कर कड़ी है।
ठीक है, बात करते हैं। हमारे साथ दूसरे पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार राकेश चौरसिया जी हैं हमारे साथ। 40 साल के करीब का इनका अनुभव है पत्रकारिता का। बात करते हैं चौरसिया जी, क्या मुद्दे हैं जो जनता को अपील कर रहे हैं इस चुनाव में? और सचिन जी, पूरी जो नॉर्दर्न बेल्ट है, साउथ के तमिलनाडु और केरल जो स्टेट्स हैं, चौरसिया जी माफ़ करूंगा मैं आपको, हम फरीदाबाद की बात कर रहे हैं। जी जी, मैं वही कहना चाहता हूँ। एक्चुअली फ़रीदाबाद इस देश का हिस्सा है और जो नेशनल पॉलिटिक्स होती है, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, और ये संसद का चुनाव है। संसद का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों और विचारधारा पे लड़ा जाता है। जैसे कि आपने अभी हमारे साथी शर्मा जी से राम मंदिर की बात पूछी। राम मंदिर फ़रीदाबाद में नहीं है, वो अयोध्या में है, लेकिन राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा रहा है जो जिसके लिए पिछले 500 सालों में लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। इसके लिए कम से कम कई दर्जन लड़ाइयाँ हुई हैं और करोड़ों लोगों ने तप किया है। जिस दिन राम मंदिर बना था उस दिन पूरे देश की हालत ये थी कि लोग जो है उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो ये बड़ा दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों की चेतना में है राम मंदिर। पहली बात, मोदी फैक्टर पूरे देश की तरह फरीदाबाद में भी प्रिवेल कर रहा है, लेकिन फैक्टर्स के साथ, पॉलिसीज़ के साथ आप भी पत्रकारिता करते हैं और दूसरे साथी भी, यहाँ फेसेस की भी लड़ाई है। जैसे कि अगर पिछली बार की तरह कांग्रेस जो है अवतार सिंह भड़ाना को फीड करती तो शायद इस बार भी कृष्णपाल गुर्जर कंफर्टेबली 6 लाख की मार्जिन के साथ जीत जाते। करण दलाल को अगर आप फीड करते तो पलवल से आगे जो 65% चंक लेके फरीदाबाद बैठा है, यहाँ करण दलाल की उतनी पकड़ नहीं है, तो वो एक फैक्टर भी कमज़ोर होता। लेकिन अब जो सामने चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह आए हैं, उनकी जो क्लीन इमेज है और वो पुराने चौधरी हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, तो उन्होंने इस फाइट को टफ बना दिया है। ये अब उतना इजी गेम कृष्णपाल के लिए नहीं रह गया है। मुझे नहीं लगता है कि 6.25 लाख वोटों का जो मार्जिन है इस बार रिपीट होने वाला है, और करवट किस ऊंट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। आप ये देखिए, जो 3.5 लाख मतदाता जाटों के हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और 3 लाख दलित मतदाता हैं और तकरीबन 3-3.25 लाख यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हैं। दे आर स्टांस सपोर्टर ऑफ अबाउट कांग्रेस के साथ हैं वो। इसके अलावा मेवला कॉन्स्टिट्यूंसी जो रही उसमें 50% फरीदाबाद दुनिया हरियाणा की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो जो चौधरी महेंद्र प्रताप हैं, इनके साथ मेरिट भी हैं, डीमेरिट भी हैं। उधर कृष्णपाल गुर्जर को कई बार जो है महेंद्र प्रताप सिंह ने पटकनी दी है, कृष्णपाल गुर्जर ने भी महेंद्र प्रताप को धूल चटाई है, तो दोनों बराबर के कैंडिडेट हैं। तो ये बहुत रोचक मुकाबला है। इट्स ए टफ फाइट। अभी कुछ भी कहना है मैच्योर है। हाँ, कृष्णपाल गुर्जर के साथ मेरिट ये है कि मोदी फैक्टर सुनामी की तरह पिछली बार से ज़्यादा है। तो दूसरी बात ये भी है कि 10 साल की इनकम्बेंसी भी है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो पलवल ज़िला के जो लोग हैं वहाँ से जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, उस तरह हो सकता है कि पिछली बार की तरह से कृष्णपाल जी को समर्थन ना मिले। जिस तरह की वहाँ पर बातें चल रही हैं हो सकता मिले। ये तो जब ईवीएम मशीनें की काउंटिंग होगी तभी पता लग पाएगा। मैं बीच में रोकना चाहूँगा जी। बेरोज़गारी और जो महंगाई है, क्या वो फैक्टर हैं? देखिए, बेरोज़गारी की बात है, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें तो ये है कि बेरोज़गारी इस 10 साल में जो है, आंकड़ों की अगर बात करें तो वो कम हुई है। अब नहीं, यथार्थ बेरोज़गारी को लेकर के अगर हम बात करें तो सेंसेक्स अब जा रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये केवल पूंजीपति
पतियों तक नहीं पहुंचता है, इसका रिफ्लेक्शन जो है नीचे लेवल तक भी पहुंचता है। पूंजीपति को काम करने के लिए कामगार चाहिए होते हैं, जब कामगार काम करते हैं उनके पास सैलरी आती है तो वो किराने वाले के पास, परचून वाले के पास, मोटरसाइकिल वाले के पास, बर्तन वाले के पास वो मनी लिक्विडेशन जाता है। तो इसका फ़ायदा सभी को पहुंचता है। जब इकोनॉमी बूम करती है, आप जो वर्ल्ड में जो सिचुएशन है आप देखिए, वर्ल्ड में चाइना से लोग नाराज़ हैं, चाइना की जो मोनोपोली है उसकी वजह से भारतवर्ष में इन्वेस्टमेंट आया है और यहाँ पूरी दुनिया भारत को उम्मीद की तौर पर देख रही है। तो बेरोज़गारी कहीं ना कहीं सप्रेस हुई है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई है बेरोज़गारी हिंदुस्तान में इस समय, और हरियाणा हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है उसमें नंबर 1 पहुँच गया है। देखिए ऐसा है कि आप कहीं के भी, दुनिया के कहीं के भी आंकड़े उठा करके देख लीजिए, सब जगह स्किल्ड वर्कर की स्कैर्सिटी है, सब जगह कमी है। आपके फरीदाबाद में भी जो है स्किल्ड वर्कर की कमी है। अब अगर अनस्किल्ड वर्कर अपने आप बेरोजगारी का रोना रोता है तो ये समझ में नहीं आती बात। स्किल्ड वर्कर की हर जगह कमी है, आपके जर्नलिज्म में भी स्किल्ड वर्कर चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं संजय मग्गू जी। उनका भी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, करीब 30 साल से ज़्यादा पत्रकारिता का अनुभव है। इन्हें बात करते हैं। जी मग्गू जी, क्या देखते हैं इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता को अपील कर रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करने वाली है इस बार? सचिन जी, ये चुनाव अब की बार हटके है। 25 साल से मैं चुनाव देख रहा हूँ। 2004 का देखा, 2009 का देखा, 14 का देखा, 19 का देखा, 24 का चुनाव बिल्कुल हटके है। वो जो मुद्दे राष्ट्र वाले मुद्दे तो हैं, राष्ट्र वाले मुद्दों के साथ पैरेलल लोकल मुद्दे हैं। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जिसको बूथ तक लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों कैंडिडेट। पहला चुनाव है जिसके अंदर गांव के सरपंच को दोनों कैंडिडेट अपनी साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो 2 चुनाव पहले थे, खासकर 14 और 19 वाला, वो बड़े सीधे चुनाव थे, उसके अंदर कोई मुकाबला दिखता ही नहीं था। या उससे पहले वाले चुनाव देखें, 4 और 9 वाले बड़ा क्लियर होते थे अवतार की साइड पर। ये चुनाव ऐसा है कि जिसमें दोनों कैंडिडेट्स भी, उनके वर्कर्स भी, सब सोच रहे हैं कि आखिर होगा क्या ये माना जाए कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो इस में कामयाब हो रहे हैं कि लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए? मैं लोकल मुद्दे कांग्रेस या बीजेपी कैंडिडेट नहीं कह रहा हूँ, मैं लोकल मुद्दे कह रहा हूँ जनता उठा रही है। जब कैंडिडेट जनता के बीच जाता है तो जनता लोकल मुद्दे उठाती है। बात करते हैं राम मंदिर की, वो लोग कहते हैं पंचायत के चौपाल की। लोग बात करते हैं जी वहाँ पर धारा 370 की, लोग वहाँ उनसे कैंडिडेट से कहने देखो जी हमारा झीरी वाला मंदिर नहीं बना। ये मेन इश्यूज़ हैं इस चुनाव के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव हटके है। काफ़ी दोनों कैंडिडेट्स को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर जनता के पास कौन से मुद्दे को बाद में उठाएं फिर वो। जी, किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा है। जो फरीदाबाद लोकसभा में पलवल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज़्यादातर किसान हैं। कितना इफेक्ट करेगा ये मुद्दा? फैक्टर है चुनाव किसान आंदोलन का, पूरे हरियाणा में है, केवल फरीदाबाद ही नहीं। और अगर मैं कहूँ कि जाट कम्युनिटी जो अंगड़ाई ले रही है उसके पीछे किसान फैक्टर ही है, किसान आंदोलन है उसके पीछे। बिल्कुल मुद्दा बन रहा है चुनाव के अंदर वो। और तो क्या जो राष्ट्रीय मुद्दे जिस तरह से बीजेपी कह रही है, चाहे राम मंदिर हो या धारा 370 हो, ज़्यादा इफेक्ट कौन कर रहा है? कांग्रेस के मुद्दे ज़्यादा अपीलिंग हैं या बीजेपी के? मेरे जो अगर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी कौन सा ज़्यादा दमदार है? मेरे कुछ मित्र हैं, मुझे आज सुबह भी रास्ते में आ रहा था, गाड़ी में बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि चुनाव के अंदर आप लोकल मुद्दे की बात ना करें। वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप मोदी की बात करें, केवल राष्ट्र की बात करें। बट ये है कि मैं वही बता रहा हूँ कि दूसरी पार्टी ने, कांग्रेस ने बनाया इसको लोकल मुद्दों पर, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे वो उलझ गए उनके जाल में। अब वो निकलें कैसे, राष्ट्र तक कैसे लेके जाएं? 3 दिन चुनाव बचा हुआ है, देखते हैं कि राष्ट्र तक पहुँचता है या लोकल मुद्दों में उलझा रह जाएगा। हमारे साथ हैं रुपेश बंसल जी हैं, ये भी लंबा पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं। जी रुपेश जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे लोकसभा चुनाव को? सचिन जी, मैं ये मान के चल रहा हूँ जो ये वाला लोकसभा चुनाव है, मेरे अनुसार ये लोकसभा चुनाव हरियाणा में जाके कांग्रेस और भाजपा दोनों के हाथ से निकल गया है।
क्योंकि इस हरियाणा की अगर हम 10 सीटों की बात करें और फरीदाबाद की भी उसमें कोई अलग नहीं है, 10 सीटों में शामिल है। यहाँ पर जो कांग्रेस जिस तरह से इस चुनाव को चलाना चाह रही थी ना तो कांग्रेस चला पाई है, और जिस तरह से भाजपा चलाना चाह रही थी उस तरह से ना भाजपा चला पाई है। क्योंकि इसमें सीधे तौर पे इस बार जनता इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि वो अपने किसी भी नेता की बहुत ज़्यादा सुनने के लिए तैयार ही नहीं दिखती है। जो यहाँ जनता है उसकी अपनी बात है, वो अपनी बात रख रही है, और वो इस समय ये तोल रही है कि जो कांग्रेस और भाजपा है उसमें से कौन सा उसकी ज़्यादा सुनने को तैयार है। क्योंकि सचिन जी, मैं एक बात और यहाँ आपसे बताना चाहूँगा कि जो अगला 6 महीने हैं हरियाणा के राजनीतिक तौर पर बड़े सक्रियता भरे हैं। अगले 6 महीने में यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होना है, और लोकसभा ठीक है देश की सरकार बनाती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका काम कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, उससे ज़्यादा है। तो इन लोकसभा चुनावों में जो प्रदेश की जनता है वो कम से कम अपने जो प्रदेश के मुद्दे हैं उनको तय करना चाह रही है। और यही कारण है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने पूरा की पूरा जो चुनाव लड़ा है वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लड़ा है, वो मोदी से दूर नहीं हटना चाह रहे। बड़े आश्चर्य की बात है कि हरियाणा में 9 साल तक शासन करने वाले जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी जब जब बात की है केवल मोदी की बात की है, उन्होंने अपने शासन की और दूसरी बात नहीं की है। और जो कांग्रेस है वो उसी 9 साल के शासन में यहाँ घेरना चाह रही है, लेकिन जनता जो है, जनता इससे अलग चल रही है। वो ना मोदी पे बात करना चाह रही है, ना 9 साल के शासन पे करना चाह रही है। वो साथ के साथ कांग्रेस से भी ये पूछना चाह रही है कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है। यदि तो कांग्रेस को मौका दिया जाए तो जनता, क्योंकि आप ये देखोगे कि फरीदाबाद की यदि कोई भी हम जनसभा की बात करें, किसी भी नेता की रैली की बात करें, भीड़ की कमी नहीं रही। यहाँ पर हर नेता की रैली सफल हुई है, हर नेता की जनसभा सफल हुई है, हर नेता का रोड शो सफल हुआ है। और जो एक आम प्रचलन एनसीआर में रहा है कि किराए की भीड़, उस सबसे अलग जो आम आदमी है, लोकल मैन है, वो उसमें इन्वॉल्व हुआ है। उसका इन्वॉल्व का सीधा सीधा कारण ये है, वो अपनी बात रख के पूछ रहा है कि तुम हमें क्या दोगे। क्योंकि जो हरियाणा की राजनीति पिछले 9 साल में रही, कहने को यहाँ मोदी शासन चला, लेकिन जिस प्रकार की समस्याएं जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे अफसरशाही है, जो जिनसे लोग तरसते रहे हैं, उस पे इस समय आम जनता जो है नेताओं से सीधा सीधा अपना क्वेश्चन दाग रही है कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है। उसके बाद लोग अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपने बताया मनोहर लाल खट्टर का पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हटाना क्या बीजेपी के फेवर में रहा या बीजेपी के खिलाफ लोगों में ये है कि ये जो फैक्टर है बीजेपी के खिलाफ जाएगा? सचिन जी, मेरा जो मानना है, मनोहर लाल जी एक ऐसे फैक्टर हरियाणा में भाजपा के लिए हो गए जो भाजपा पे को ही इतना उन्होंने पसोपेश में डाल दिया कि ना वो उगले बन रहे हैं ना निगले बन रहे हैं। आप देखेंगे जिस तरह से मनोहर लाल जी को हटाया गया, हटाने के बाद सब कुछ उनके ऊपर सौंप दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये सोचने को हर किसी को मजबूर करेगा कि यदि उनकी कार्यशैली सही थी तो हटाया क्यों गया, और जब ये हटा दिया गया तो फिर उनके पास ही सब कुछ क्यों रहा। और फिर आज आप देखोगे जब जिस तरह से पूरे प्रदेश में विरोध हुआ और लगातार उनको काले झंडे छोड़ो हर तरह का विरोध दर्ज किया गया। आप पिछले अगर मैं मानता हूँ 15-20 दिन देखोगे तो 15-20 दिन से उनको कहीं भी जाने आने पर रोक है। वो सिर्फ करनाल में बांध के रख दिए पार्टी ने। तो पार्टी की ही नीति इसमें स्पष्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ले, मेरा मानना है कि नुकसानदायक सिद्ध हो रही है, क्योंकि जनता ये कह रही है, जनता का सीधा क्वेश्चन वही है कि ये सही है या गलत है, पहले तो बीजेपी डिसाइड नहीं कर पा रही। कांग्रेस और बीजेपी कैंडिडेट को अगर परसेंटेज वाइज करें तो कौन कितने परसेंटेज पे स्टैंड कर रहा है अभी? यदि हम फरीदाबाद की जो आप बात कर रहे हो, फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में बड़ा सीधी सी बात है कि यहाँ देहात और शहरी बड़ा बराबर का सा एरिया लगभग पड़ता है, इक्वल एरिया पड़ता है। और मैं आपके क्वेश्चन का 2 तरह से जवाब देना चाहूँगा कि यदि एक सीधा राजनीतिक तौर पे जवाब दे तो हम ये कह देंगे 50-50 है। आज की डेट में ये कहना मुश्किल होगा कि कौन पार जाएगा कौन पार नहीं जाएगा। लेकिन इसका मैं दूसरी तरह से भी आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि जो हरियाणा की राजनीति है हमेशा जो आपने देखा होगा जाट और गैर जाट पे यहाँ डिपेंड रहती है। और कहीं ना कहीं ये चुनाव कह दो कि हम के जाट और गैर जाट से बाहर गया, लेकिन वो चुनाव बाहर नहीं गया है, क्योंकि एक हमारी ग्रामीण परंपरा रही है
और ये पूरे हरियाणा की परंपरा रही है कि जहाँ जाट कम्युनिटी का फलो होता है, जहाँ जाट कम्युनिटी जाती है, जो गैर जाट कम्युनिटी है उसके खिलाफ जाती रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये चुनाव भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रहा है। हम पहले ये बात करते थे ये कम्युनिटी इतने % बीजेपी को, इतने % कांग्रेस को, ये कम्युनिटी इतने % बीजेपी को, इतने % कांग्रेस को। लेकिन अब जो ग्रामीण हल्का विशेषकर मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि वहीं पर हम उसको किसान कम्युनिटी कहें या जाट कम्युनिटी, हरियाणा में किसान और जाट लगभग एक ही बात है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ जाट कम्युनिटी का, किसान कम्युनिटी का फलो है, वो गैर जाट जो है उसके खिलाफ जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने कहा कि लोगों के अपने सवाल हैं, अपने मुद्दे हैं, वो जनता सीधे सीधे नेताओं से अपने क्वेश्चन पूछ रही। इसलिए अभी ये तय कर पाना कि कौन कहाँ स्टैंड करेगा वो बड़ा मुश्किल है। हालांकि इतना मेरा ज़रूर मानना है कि जो जनता ने ये वातावरण बनाया है, अनिश्चितता का वातावरण बनाया, वो 4 जून को हमको नहीं दिखाई देगा। यहाँ अंतर बहुत भारी रहने वाला है, लेकिन किसके पक्ष में रहेगा ये जनता अभी 3 दिन में तय करेगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ अब भोला पांडे मौजूद हैं। भोला पांडे का भी लंबा एक्सपीरियंस रहा है पत्रकारिता का। भोला पांडे जी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी क्या मैटर करती है? सचिन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो वाकई में बहुत ज़्यादा दिख रही। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं डेली फरीदाबाद पलवल सफ़र करता हूँ, कभी ट्रेन से कभी बस में। उनमें जो चर्चाएं होती हैं वो उनका जो मुद्दा है वो मुद्दा नेशनल का नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई हमें वहाँ प्रधानमंत्री तो मोदी ही चाहिए, लेकिन यहाँ हमें बदलाव चाहिए। यानी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में लोग बदलाव की बात करते हैं। बदलाव कैसे? बहुत सारे लोग आप देखें तो जो फरीदाबाद में है करीब 7.5 लाख के आसपास जो वोटर हैं या जो आबादी है वो प्रवासियों की है, और वो ज़्यादातर छोटी छोटी कॉलोनियों में रहते हैं। अब वहाँ क्या समस्या? वहाँ सीवर की समस्या है, वहाँ पानी की समस्या, वहाँ बिजली की समस्या है, और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ जिन्होंने घर बसा लिया, उनके लिए एक नई समस्या आ गई है, वो है परिवार पहचान पत्र। अगर आप देखिए तो यहाँ 2 सबसे बड़े इशू हो गए हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, बाकी साथियों ने आपको बताया। परिवार पहचान पत्र के लिए लोग परेशान हैं। अगर आप देखें तो सेक्टर 12 में सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक लोगों की लाइन लगी रहती है। उनका परिवार पहचान पत्र ठीक नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है कि उसी से उनकी सारी चीज़ें, उनको सरकार के योजनाओं का लाभ मिलना है। अगर आप शहरी क्षेत्र की बात करें तो प्रॉपर्टी आईडी एक नया मुद्दा खुल गया है। लोग प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए धक्के खा रहे हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इस बार फरीदाबाद में वो बदलाव चाहते हैं। क्या कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग अपने आप में बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस को मेहनत तो करनी पड़ रही है, क्योंकि उनका टिकट भी काफ़ी लेट घोषित हुआ था। लोग ये चाहते हैं कि पिछले 10 साल जो है उन्होंने केंद्रीय मंत्री को देखा है, कृष्णपाल जी को देखा है। उन्होंने काम किया, जो भी वो दावा करते हैं कि हमने इतने सारे काम किए फरीदाबाद के लिए। एक दो बड़े मुद्दे अब इसमें आ गए हैं। अगर आपको याद हो तो मंत्री जी ने एक बार पहले कहा था कि जजिया कर को मुद्दा उठाया था, और उसके बाद एक मदर यूनिट लगाने की बात कही थी। अब जनता ये पूछती है कि भाई मदर यूनिट तो आई नहीं। जब ये सवाल किया जाता है कृष्णपाल जी से तो वो कहते हैं कि यहाँ दिल्ली एनसीआर में ज़मीनें ज़्यादा महंगी हो गई है, इसलिए मदर यूनिट आना संभव नहीं है। बात जजिया कर की अगर आती है तो ये कहते हैं कि भाई वो कांग्रेस के कार्यकाल में वो चीज़ें समझौते हुए थे कंपनी से, तो वो कोर्ट जा सकते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो केवल जुमले की बातें करते हैं। हकीकत जो हमारी समस्याएं हैं वो आम आदमी जो है वो 60 किलोमीटर के अंदर में उनको 2 टोल टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो लोग इन चीज़ों को भी देख रहे हैं, और वो भी उसी आधार पर वो अपने फैसला करेंगे चुनाव में। जिस तरह से विकास की बात हो रही है, क्या आप मानते हैं कि फरीदाबाद के लोग उस विकास को कंसीडर करते हैं जो कि बीजेपी क्लेम करती है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास तो किया। जो भी सरकारें आती हैं वो उनके अपने मापदंड होते हैं, उनकी अपनी प्राथमिकता होती है कि कौन कौन से विकास कार्य कराएं। विकास हुए हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हुए। लेकिन जो दावे किए जाते हैं, वैसे मान लीजिए नेशनल हाईवे का कोई मुद्दा या रेलवे का कोई मुद्दा है, तो उसको अगर कोई बीजेपी का प्रत्याशी ये कहे कि साहब इसको मैं लाया हूँ, तो ये कहना थोड़ा सा बड़ा, हाँ, ये पॉलिसी मैटर होता है। तो ये डिपार्टमेंट तय करते हैं कि हमें करना क्या है। लोग ये देख रहे हैं कि उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो कैसे जूझ रहे हैं। जैसे आपको हम ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें तो ग्रेटर फरीदाबाद की आप सोसाइटियों में देखो, वहाँ करीब कुछ नहीं तो 35 से 40 सोसाइटियाँ हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं। करीब 2 से 2.5 लाख वोटर वहाँ रहते हैं। अब कई सोसाइटियों में लोगों ने ये कर रखा कि काम नहीं तो वोट नहीं।
मतलब वहाँ के लोग सड़क और जो रोड लाइट है इसकी समस्या से जूझ रहे हैं, वर्षों से जूझ रहे हैं, उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाई। अगर आप पलवल की बात करें, अभी पिछले दिनों कुछ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हुआ था कि उसमें कृष्णपाल गुर्जर को जो है ग्राम पंचायत में आना वर्जित है, ये चीज़ें लिखी जा रही, यानी विरोध उनका भी हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी सीधी टक्कर है, कितने नंबर आपको लगता है कि कौन भारी है कौन हल्का है? देखिए, जो अभी तक हम लोग जो फील्ड में निकले हैं या जो लोगों से चर्चाएं हुई हैं, तो ये कह पाना संभव नहीं है कि किस में कितना है। निश्चित रूप से दोनों में ज़बरदस्त टक्कर है और मुझे लगता है कि जीत का अंतर बहुत कम होगा। जो पहले दावे किए जाते थे कि इतने लाखों से जीत हो सकती है, वो जीत का आंकड़ा काफ़ी कम होगा और कौन विजयी होगा ये तो जनता तय करेगी। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फरीदाबाद के जर्नलिस्ट जो बता रहे थे कि फरीदाबाद के जो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर रहने वाली है, और जो कि क्योंकि पिछले जो जब करीब 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले जो बीजेपी के प्रत्याशी थे एक लंबी जीत की दावे कर रहे थे कई लाख से, क्योंकि वो 2 बार, एक बार 4.25 लाख वोटों से और एक बार 6.5 लाख वोटों से जीते हैं, तो उनका एक दावा था या उनके समर्थकों का दावा था कि इस बार उससे बड़ी जीत होने वाली है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी जो महेंद्र प्रताप हैं वो एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और जो संवाददाता हैं फरीदाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका मानना है कि ये इस बार जीत का अंतर जो है वो बहुत कम होने वाला है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।